वेलकम फ्रेंड्स, सौम्या मैथ्स क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि ये क्लासरूम आपको फ्री में क्लास 11th और क्लास 12th की मैथ्स क्लासेस को प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी क्लास 12th की क्लास ये होने वाली है और इसमें हम समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन को पढ़ रहे थे। तो चलिए चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 कम्प्लीटली ख़त्म करा दी थी और उसके बाद में हम 7.2 पर पहुंच गए थे। अभी हमने 7.2 के बेसिक्स को तैयार किया है अपनी फर्स्ट क्लास में और उस क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक्स है वो पूरी तरीके से क्वेश्चन ओरिएंटेड ही है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से समाकलन को करना है। अब जो ये आपकी एक्सरसाइज है 7.2, ये बेसिकली प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे रिलेटेड है। अब इससे आपको क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चंस को समझना है। समझना क्या है उसमें, मेनली आपको ये समझना है कि किस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, अपने कौन से पार्ट को हटा करके हमें उसमें कौन से पार्ट को शामिल करना है। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 7.2। उससे पहले बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। और उसके साथ में मेरे जो भाई बहन जो अभी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को लेकर परेशान हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, नीचे कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक मिल जाएगी। आप हमसे जुड़ जाइए। हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। बोर्ड ने खुद ही 11 तारीख तक आपको मौका दिया है। कुछ नंबर्स जारी किए गए हैं, कुछ रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं जहां पर आप जा करके कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा बोर्ड ने ये भी कहा है कि आप 11 तारीख तक फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज़ जो आपको प्रोवाइड की गई हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि नंबर नहीं लग रहे हैं, मेरे खुद के भाई के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है। उसके रिजल्ट में भी प्रमोटेड लिख कर आया है, मैंने खुद ट्राई किया है। जब जो हमारा रीजनल नंबर था, जैसे कि मेरा वाराणसी जो रीजन था, उसमें मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ रहा था, तो हमने वहाँ पर ट्राई किया। जब वो भी नहीं मिला तो मैंने फिर हर नंबर को ट्राई किया, कोई भी नंबर नहीं लग रहा था। और जो ईमेल आईडीज़ थी वो कोई रिजल्ट नहीं दिखा रही थी, मुझे पता है। लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए, 11 तारीख तक जब बोर्ड ने खुद दिया हुआ है समय आपको, तो बहुत ज़्यादा वो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में सरकारी संस्थाएं हैं, काम कुछ लेट चलता है, कुछ इन पर प्रेशर भी है। 60 लाख बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत से बच्चों का डेटा स्कूल से नहीं पहुंच पाया। सबसे पहले आप अपने स्कूल पे संपर्क कीजिए। स्कूल से संपर्क करने के बाद में अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है, आप रीजनल ऑफिसेज में अगर जा सकते हैं तो जा करके, नहीं तो आप फ़ोन पर या फिर ईमेल आईडीज़ पर, वेबसाइट्स पर जा करके कंप्लेंट कीजिए। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो आप टेलीग्राम चैनल से वैसे भी आप जुड़ जाइए। और इससे क्या होगा, आपको पहली बात तो वहाँ पर सारी क्लासेस मिलती रहती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है। एक्स्ट्रा जो न्यूज़ आती हैं डेली वो मैं वहाँ पर सेंड करती रहती हूँ। उसके अलावा आपकी एकेडमिक्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी मैं वहाँ पर कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कराती हूँ। आपको वहाँ पे क्लास पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ जुड़ेंगे। और उसके साथ में फिर अगर हम देख रहे हैं कि 11 तारीख तक कुछ हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो हम एक ट्विटर कैंपेन करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मैं ट्विटर कैंपेन के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन हम पहले बोर्ड को 11 तारीख तक का समय देंगे, उसके बाद में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम सब मिलकर के ट्विटर कैंपेन करेंगे। तो चलिए, आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, जो होगा हम ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 7.2 में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बता दिए थे। अब हमें आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन
मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं उन्हें आपको ज़रूर बता देती हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपकी वीडियो छूट गई है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। और उसके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी आपको मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप क्लासेस को देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 1/x + x log x। ओके, इसका हमें करना है समाकलन। तो समाकलन के लिए हमें आगे चिन्ह लगाना होता है और पीछे dx लिखना होता है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बुक को रखते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। मैंने बताया था कि इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना होता है, यानी कि प्रतिस्थापन करना होता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हटाकर उसकी जगह पर कोई नई चीज़ ले आना। अब आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या हटाना है। मैंने आपको, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो क्लास देख ली होगी तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। मैंने आपको बताया था कि इनमें से जिस भी चीज़ का अवकलन हो सकता हो हम उसी का प्रतिस्थापन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम प्रतिस्थापन करते हैं तो किसी चीज़ को हटाने के बाद मैथ्स का ये रूल होता है कि अगर आप किसी चीज़ को स्किप कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसकी जगह कुछ ना कुछ आपको ज़रूर लाना पड़ेगा। तो जिस चीज़ का समाकलन करने के लिए आप उसे हटाते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है आपको। अवकलन करके आपको कुछ मान मिलते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या मिलेगा, कैसे रखना है, और उसका हम मान रखते हैं अपने क्वेश्चन में, उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमें आगे जाकर अवकलन करना पड़ता है तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो भी चीज़ आप हटाएंगे वो अवकलनीय होनी चाहिए, यानी वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। आप उसी चीज़ को हटा सकते हैं जो डिफरेंशिएबल हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। हमारे पास डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले हैं, अवकलन के सारे फॉर्मूले मैंने आपको शुरुआत में ही लिखा दिए थे। तो हम देखते हैं कि log x जो है इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये अवकलनीय है। और log x का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1/x मिलता है। अब सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/x + x log x दिया है। अब ये जो log के पीछे वाला x है वो तो log के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये x का ही log निकाला जा रहा है, तो ये पूरा एक क्वांटिटी है। लेकिन ये x और ये x अलग अलग है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं? इन्हें हम ले सकते हैं कॉमन। ऊपर है 1, अपॉन में यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, आप x को कॉमन ले लेंगे। तो शुरुआत में एक ही x था, x हट गया तो क्या बचा? केवल 1 बचा। और पीछे x इंटू log x था, तो जब x हट गया तो बचा केवल log x इंटू dx, उसे हमने नोट कर लिया। अब हमको प्रतिस्थापन उस चीज़ का करना है जो अवकलनीय हो। यहाँ पर हम log x का प्रतिस्थापन कर सकते हैं, लेकिन केवल log x को हटाना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि इसको हटाने के बाद भी हमारे पास ये +1 बच जाएगा। तो अब हमें ये प्रॉब्लम करेगा, तो इससे अच्छा है हम पूरा 1 + log x यानी ये पूरी क्वांटिटी को हम हटा दें। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि log x का अवकलन हो जाता है, 1 का भी अवकलन हो जाता है। 1 का अवकलन 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, मैंने आपको बताया था जितने भी कांस्टेंट हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, सभी का अवकलन क्या होता है? 0 होता है, यानी कि 0 होता है। तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा। तो 1/x यहाँ पर है, वही चीज़ आपको मिल जाएगी, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? माना 1 + log x = t। मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ का प्रतिस्थापन करते हैं उसके बराबर में t मान लेते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप डायरेक्ट लिख दें अवकलन करने पर। अब आप अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, मैंने आपको बताया। log x का होता है 1/x इंटू, अब क्योंकि ये log x का हमने किया तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x आता है। अब जब हम x का करेंगे तो उसका आएगा dx = जैसे x का अवकलन dx होता है उसी तरह t का अवकलन क्या होता है? dt होता है। अब आप जानते हैं कि ये आपकी एक संख्या आई,
संख्या या एक भी कोई टर्म आया और इस टर्म में जब आप 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यही टर्म आपको दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ में 0 ऐड करने पर क्या होता है, वही चीज़ हमें दोबारा मिल जाती है। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। तो 1/x dx में जब हमने 0 ऐड किया तो 1/x dx फिर से मिल गया इज इक्वल्स टू dt। अब आपने देखा कि 1 + log x को तो हमने यहाँ से प्रतिस्थापित किया यानी कि हटाया, और 1/x और dx अपने आप ही हट गए, यानी 1 + log x को तो हमने हटाने की कोशिश की है, t से रिप्लेस किया है, जबकि 1/x देख रहे हैं आप 1/x आ रहा है और इंटू dx यहाँ से अपने आप हट जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे 1/x इंटू dx का मान रखने पर, 1/x इंटू dx का मान रखने पर, और मान हम किस में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में। यानी आपको क्या करना है, पहले इससे यहाँ गए, यहाँ से ये सॉल्व किया, इसके बाद में अब यहाँ पर मान रखेंगे। अब ये लग जाएगा समाकलन का चिन्ह, 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx की जगह आया है dt, और यहाँ पर 1 + log x को हमने क्या माना था, t, तो ऊपर आप लिखेंगे 1। अब 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऊपर लिखने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। अपॉन में आप जानते हैं 1/x इंटू dx, ये तो गायब ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब आपका बचा केवल अपॉन में t, तो केवल अपॉन में t बचा। अब t क्यों बचा, क्योंकि नीचे क्या है आपका, अपॉन में है 1 + log x, और इसी को हमने क्या माना था, t माना था, तो ये हो गया 1/t। अब t यहाँ पर अपॉन में है, ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने 1 लिख लिया। उसके बाद में जो ये 1/x और dx गायब हुआ है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, dt आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 1/x और इंटू dx की वैल्यू या उसका मान हमें dt मिल गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि आपने log x का जब अवकलन किया तो 1/x मिला, इसी तरह अगर हम 1/x का समाकलन करें तो हमें log x मिल जाएगा। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि जब 1/x का समाकलन log x होता है तो 1/t का समाकलन क्या होता है, log t होता है, log t। तो अब आपको क्या मिल गया, log t मिल गया 1/t का समाकलन करने पर। और हम जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज का समाकलन करते हैं तो लास्ट में आंसर में कैपिटल C जोड़ना कंपलसरी होता है, जो कि एक कांस्टेंट होता है। अब log C तो आपका आ गया, सॉरी log t आ गया, लेकिन आप t को t के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या था, x के टर्म में था और आंसर आपका आया है t के टर्म में, तो आपको यहाँ से t रिमूव करना होगा। अब t की जगह पर आप क्या रखेंगे, जो आपने माना था, माना क्या था, हमने 1 + log x को t माना था। अब जब हमने आंसर अपना निकाल लिया है तो t का फिर से हम वो वाला मान रख देंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया था। तो t को हमने क्या माना था, 1 + log x, और प्लस आखिरी में c जुड़ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको आंसर देने की। और उसके साथ मैं बता दूं कि मेरी पूरी कोशिश है कि सितंबर से आपको क्लास 10th की क्लासेस भी मिलने लगेंगी, तो तब तक के लिए आप अपने क्लास 11, 12 और उसके साथ साथ क्लास 10th के भी भाई बहनों को जोड़ सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे आपका अगला क्वेश्चन लग रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन। अभी तो हम लाइन से चल रहे हैं, और इसलिए क्योंकि मुझे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं सबको आपको बताती हुई चल रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन है sin x इंटू साइन कॉस x। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार साइन आया है। एक बार साइन के लिए जो थीटा है, थीटा आप जानते हैं एंगल होता है, साइन के साथ में पीछे जो चीज़ लिखी होती है वो उसका एंगल होता है। तो एक जगह पर आपका एंगल x है और जबकि दूसरी जगह साइन x की जगह ही कॉस x दे दिया गया है। तो एक जगह पर साइन का जो एंगल है वो x है और दूसरी जगह पर कॉस x है। अब आप देखेंगे कि इसमें भी हमें प्रतिस्थापन करना है।
अब इसमें हम किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस चीज को अरेंज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है, और इन दोनों का अवकलन हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइन एक्स का तो सूत्र है लेकिन साइन कॉस एक्स का कोई सूत्र नहीं होता, तो अगर हम कॉस एक्स को क्या करें, थीटा के फॉर्म में कर लें। थीटा के फॉर्म मतलब एक सिंगल वैल्यू बना ले, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स की जगह पर केवल x या y या z या t के फॉर्म में कर लें, तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें cos x को t मानेंगे। माना cos x बराबर t। अब इससे क्या फायदा होगा, जो ये हमारा साइन cos x है ये साइन t बन जाएगा, क्योंकि cos x की जगह हम t रख देंगे। और एक अगला फायदा क्या होगा, जब हम जानते हैं कि हम जिसे t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, अवकलन करके उसका मान निकालते हैं। तो cos x का जब हम अवकलन करेंगे तो हमें sin x मिल जाएगा, तो sin x भी हमारा क्या होगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो इधर क्या है, जब क्योंकि आपको यहाँ पर समाकलन करना है तो आगे समाकलन का चिन्ह और पीछे dx लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने मान लिया, माना cos x बराबर t। जब इसका हम अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। अब सारे जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं, आप उन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके साथ में जब आप क्वेश्चन में यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ याद होता जाएगा। तो cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x इंटू एक्स का क्या होगा, dx। और जिस तरह x का dx होता है उसी तरह t का क्या होता है, dt होता है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर साइन x भी है और dx भी है, तो अब यहाँ से हम साइन x और dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt। लेकिन dt नहीं, माइनस dt रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है। अब ये माइनस यहाँ तो लगा नहीं है, अगर यहाँ पर माइनस साइन x इंटू dx होता तो डायरेक्ट dt रख देते। क्योंकि हमारे पास केवल साइन x इंटू dx है तो इसलिए हम इधर क्या रखेंगे, माइनस dt रखेंगे। अब इसकी वैल्यू रख दी जाएगी, साइन x इंटू dx का मान रखने पर अब आप मान रखेंगे अपने क्वेश्चन में, तो साइन x इंटू dx की जगह पर आ जाएगा dt, जिसे हम पीछे लिखेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, समाकलन का चिन्ह आगे लगाते हैं, dt को पीछे या dx को पीछे लिखते हैं, तभी समाकलन होता है। तो dt को तो आपको पीछे लिखना है और उसके साथ माइनस भी लगा है तो आपको आगे माइनस लगा लेना है। और साथ में आपको क्या करना है, हमने cos x को क्या माना था, t माना था, तो आपका sin x हट गया, dx हट गया, तो बचा sin cos x। अब sin तो sin ही रहेगा, लेकिन cos x की जगह हमने क्या मान लिया था, t। अब चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में लिखें या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं sin t, और उसके बाद में जो हमारा sin x इंटू dx था उसकी जगह माइनस इंटू dt। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि कहाँ एक आपके पास ये पूरा इतना बड़ा फंक्शन था जिसका समाकलन आप कैसे करें आपको समझ में नहीं आ रहा था, और उसी की जगह पर अब हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया है जिसका हमारे पास फॉर्मूला है। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, एक बड़े से एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक ऐसे एक्सप्रेशन या एक ऐसे फंक्शन में बदल लेना जिसका हमारे पास फॉर्मूला हो। तो अब हम जानते हैं कि जब हम साइन t का या साइन x का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस x मिलता है। आप ध्यान रखिएगा, साइन x का अवकलन cos x होता है, लेकिन साइन x का समाकलन माइनस cos x होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन का अवकलन cos होता है प्लस में, लेकिन साइन का जब समाकलन करते हैं तो माइनस में cos आता है। तो यहाँ पर आपके पास एक माइनस तो पहले से लगा हुआ है क्वेश्चन में ही। उसके बाद जब आप साइन t का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस t आएगा, और इनटू में dt है वो सॉल्व ही हो जाएगा, क्योंकि dt और ये जो चिन्ह है इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये समाकलन के ही चिन्ह है। समझ लीजिए कि ये दोनों लगे हैं, इसका मतलब है समाकलन होना है। तो एक तो माइनस आपके पास पहले से था और दूसरा साइन t का समाकलन करने पर आपको माइनस कॉस t मिला। अब ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए तो बचा केवल कॉस t और प्लस c पीछे लगाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था।
अब आप जानते हैं कि मैथ्स का ये रूल होता है कि क्वेश्चन को क्वेश्चन के ही फॉर्म में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन का फॉर्म क्या था हमारा, जिसमें x था। तो अब हम क्या करेंगे, इस t को, यानी हम t को केवल यूज करते हैं, t को बुलाते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर उसे भगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने t का यूज कर लिया है, अब इसे फेंकने की बारी आ गई है। अब क्या करेंगे, t का मान प्रश्न में पुनः रखने पर, यानी अब क्या करेंगे, दोबारा t का मान हम अपने क्वेश्चन में रख लेंगे, यानी जहां तक हमने सॉल्व किया है। प्रश्न में या आप उत्तर में भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, क्योंकि अब तो आपका उत्तर आ गया है। तो जब आप उत्तर में अपने t का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर था cos t, और t आपने क्या माना था, cos x को माना था। तो cos x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी लास्ट में आपको क्या करना है, cos तो आपका आया ही था, पीछे आया था t, थीटा की जगह आया था t, और t आपने किस चीज को माना था, cos x को। तो t का मान जो है cos x, उसे हम फिर रख देंगे, और पीछे c लगाना कंपलसरी होता है, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा, उसे लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, अब तक के आपने 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखे जिनमें क्या होता था, आपको एक क्वेश्चन दिया होता था, क्वेश्चन में एक चीज़ ऐसी होती थी जो अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल होती थी, और उसका अवकलन करने पर हमें कोई दूसरी चीज़ उस क्वेश्चन में से ही मिल जाती थी। हम उसको हटा करके dt रख देते थे और किसी चीज़ को हम t मान लेते थे, यानी जो एक्सप्रेशन हमारा, जितना हमारा पद जो था वो अवकलनीय होता था उसे हम t मान लेते थे, और उसका अवकलन करने पर बाकी बचे हुए पद का मान dt के बराबर आ जाता था। अब हमारा पद पूरा t में बन जाता था, यानी t के रूप में आ जाता था, और हम उसका समाकलन कर लेते थे। लेकिन अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, यानी प्रतिस्थापन करना होगा, लेकिन उसका अवकलन करने पर आपको कुछ और नहीं मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ मिलेगा तो, लेकिन वो आपके काम का नहीं होगा, यानी वैसी कोई चीज़ क्वेश्चन में नहीं होगी। तो आपको किस तरह से उसे सॉल्व करना है आइए वो हम समझते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7th नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसका हमको समाकलन करना है। अब आपको अगर दिया हुआ हो कि इसका समाकलन करना है तो बेझिझक ये वाला जो आपका ये सिंबल होता है और पीछे dx, ये तो आपको अपने आप ही लगा लेना है श्रद्धानुसार। अब इसके लिए आपको किसी भी पंडित से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, जैसे कि हम देखते थे कि हम इसमें कोई ना कोई अवकलनीय चीज़ ढूंढते थे, तो हम जानते हैं कि x का अवकलन हो सकता है, x का अवकलन होता है 1, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्या यानी कांस्टेंट होते हैं उनका अवकलन 0 होता है, लेकिन x का अवकलन 1 होता है। मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि x का जब आप अवकलन करेंगे तो जैसे समाकलन का ये चिन्ह होता है और पीछे इंटू में dx लगाते हैं, उसी तरीके क्या होता है, अवकलन में d/dx लिखा जाता है। अब आप जानते हैं कि x का हमको अवकलन करना है, यानी x का d/dx निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर भी dx हो गया, नीचे भी dx हो गया, दोनों कट गए तो बन गया 1, इसीलिए x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे x का भी अवकलन हो जाएगा और इसी तरीके x प्लस 2 का भी अवकलन हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से किस चीज को हमें अपने बदलना है, यानी उसे t के फॉर्म में लिखना है, पहले तो ये समझना होगा। और फिर हम ये भी जानते हैं कि ना ही x का अवकलन करने पर x प्लस 2 मिलेगा और ना ही x प्लस 2 का अवकलन करने पर x मिलेगा। तो अब हमें क्या अप्रोच अपनानी है वो समझते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें जो डिफिकल्ट पोर्शन है, क्योंकि x का अगर आप अवकलन कर सकते हैं तो उसका आप समाकलन भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूट एक्स प्लस 2 क्या है, हमारे लिए समाकलन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जबकि इसका अवकलन इजीली हो सकता है। अगर अंडर रूट के साथ भी किया जाए तब भी आसानी से हो सकता है। वैसे तो समाकलन भी हो सकता है, मैंने बताया था आपको कि अंडर रूट जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं, किसी भी चीज़ की पावर 1/2। जैसे कि अंडर रूट 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2। जैसे ये क्यूब रूट 4 है
तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। वैसे तो अंडर रूट, क्योंकि सबसे कॉमन ये चीज़ है, ये वाला सिंबल, क्यूब रूट कम यूज़ होता है, इसके बाद 4th रूट होता है वो और भी कम यूज़ होता है, इसी तरह 5th रूट होता है वो और भी कम यूज़ होता है, लेकिन अंडर रूट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हम इसमें नहीं लिखते, वरना तो हमें यहाँ पर 2 लिखना चाहिए। तो जहाँ पर 2 लगा होता है वहाँ 1/2 आ जाता है, जहाँ पर 3 लगा होता है वहाँ 1/3, इसी तरह जहाँ पर जो चीज़ लगी होती है वो 1/ उस रूप में आ जाती है। तो इसका हम समाकलन भी आसानी से कर सकते हैं कुछ रूल से, लेकिन माना कि अभी हमें वो रूल नहीं पता या वो हमारे लिए कठिन है, तो हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट है हम उसी को प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना x + 2 = t। अब आपको अंडर रूट x + 2 = t नहीं मानना, ऐसा इसलिए है क्योंकि अंडर रूट का जब आपको अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस चीज़ को आपने t माना है इसका आपको भी एक बार अवकलन भी करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ का अवकलन आपको कठिन लगे उसको आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, उसे आपको स्किप कर देना है। तो अंडर रूट में हम नहीं लेंगे, हमने केवल अंदर का जो हमारे पास एक्सप्रेशन था x + 2 उसको t मान लिया। अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर यानी बाय डिफरेंशिएशन वी गेट, या आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट x + 2 का हम अवकलन करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पहले अवकलन किसका होगा, x का होगा। x का अवकलन होता है 1, उसके बाद में प्लस लगेगा, फिर अवकलन होगा 2 का, 2 का अवकलन होता है 0। मैंने आपको बताया कि x का अवकलन 1 होता है, वो तो मैंने अभी आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाया। और उसके बाद बताया मैंने 1 2 3 4 5 6 यानी जितने भी कांस्टेंट हैं उनका क्या होता है, 0 होता है। तो x का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, और इनटू में क्या हो गया, x है, क्योंकि x का एक्सप्रेशन है तो आपको इधर dx तो लगाना ही लगाना है, बराबर में इधर t का अवकलन क्या हो गया, dt, यानी t का हमेशा dt होगा, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको इनटू में dx लगाना ही होता है। तो आप जानते हैं 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन dx से करेंगे तो dx ही रहेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास x नहीं आया, केवल dx = dt आ गया, यानी अब आपको क्या करना है, x + 2 को तो आपने खुद हटा दिया t से, अंडर रूट आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे आपने x + 2 के ऊपर आपके क्वेश्चन में अंडर रूट लगा हुआ था वैसे आप t में भी अंडर रूट लगा सकते हैं। लेकिन अब इस x का क्या करें, क्योंकि ये महाराज तो बहुत बुरी तरीके से जम के बैठे हुए हैं। आप देख रहे थे कि पिछले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, जब ये वाला सॉल्व करते थे, इसका अवकलन करते थे, तो वहां पर ये वाला चीज भी आ जाती थी, और हम इसको और साथ में dx को दोनों को हटा करके dt रख देते थे। लेकिन इस स्थिति में क्या हुआ, नहीं आया क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, dx की जगह dt रख देंगे। लेकिन उसके बाद में अब हमें इस x का क्या करें, तो सबसे पहले dx का मान रखने पर, जैसे आपके पास जो चीज़ आती थी उसका मान रखते हैं, तो रोइए धोइए बाद में जितना कुछ मिल गया है सबसे पहले उसका मान रख लीजिए। तो हम लगाएंगे समाकलन, उसके बाद में dx का मान क्या आया है, dt आया है, वो हमने रख लिया। अब है हमारे पास अंडर रूट x + 2, तो अंडर रूट लग गया, और x + 2 को हमने माना था t, तो इसको लिख दिया अंडर रूट t, और dt हो गया। अब हमारा इतना एक्सप्रेशन t के ही फॉर्म में हो गया। आप देखिए अब बाकी बचा x। अब ये तो हमारी सेहत खराब करने वाली बात है, यानी कि हमारे घर में एक चीज t के फॉर्म में, दूसरी चीज t के फॉर्म में, लेकिन तीसरा एक्सप्रेशन x के फॉर्म में। अब इसका समाकलन हम कैसे कर सकते हैं, जब भी आप किसी चीज का समाकलन या अवकलन करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर x है, अगर यहाँ पर dx लगा है तो आप x वाली चीज़ों का ही समाकलन कर सकते हैं, अगर t लगा है तो t का ही कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने x + 2 = t माना था, क्या आप यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि x + 2 = t है, तो x की वैल्यू भी यहाँ से निकल सकती है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि x + 2 = t है, तो इसलिए अगर हम केवल इधर x को बचाएं लेफ्ट हैंड साइड में और इस +2 को राइट हैंड साइड में करें, तो ये क्या हो जाएगा, t तो हमारा राइट हैंड साइड में पहले से था, और +2 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा -2। तो यानी कि x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, t - 2।
यानी कि x में 2 जोड़ने पर t आता है, तो यानी t से 2 घटाने पर x मिल जाएगा। तो x की हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे t-2 वाली। अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा t के फॉर्म में हो गया। लेकिन t के फॉर्म में ही करने से सब कुछ नहीं होता, अभी हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए अभी इसमें अच्छी खासी मेहनत करनी है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन t-2 है और दूसरा √t है। अब ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन बन गया है। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे हम समझते हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहें तो इतने क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अभी आपके पास 2 एक्सप्रेशंस हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं t-2, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, पर √t को हम t⁻1/2 इंटू dt भी लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी चीज़ की पावर √ होती है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से क्या होगा, अब ये जो t⁻1/2 है इसका हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर x लिखा और यहाँ पर 1 + x लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x, और प्लस बीच में लगा है प्लस, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो सकता है। तो इसी तरह से क्या है, आप √ पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपना समाकलन का चिन्ह लगा लेते हैं। अब t जो हमारे पास सिंगल t है, इसका मतलब क्या है, t⁻1 है। आप जानते हैं केवल x लिखा है तो इसका मतलब क्या है, x⁻1। इसी तरह केवल 2 लिखा है तो 2⁻1। तो उसी तरीके यहाँ पर केवल t लिखा है तो इसका मतलब क्या है, t⁻1। अब इस t⁻1 का मल्टीप्लिकेशन t⁻1/2 से होगा, t⁻1 इंटू t⁻1/2 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये लिख लिया। फिर उसके बाद इसी t⁻1/2 का मल्टीप्लिकेशन इस -2 के साथ होगा, तो माइनस तो बीच में लगा हुआ है, 2 इंटू t⁻1/2 हो जाएगा, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, dt। आप देख रहे हैं इस t⁻1/2 का मल्टीप्लिकेशन एक बार t⁻1 से हुआ और हमने लिखा t⁻1 इंटू t⁻1/2। बीच में लगा था माइनस, हमने माइनस लगा दिया। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन t⁻1/2 से हुआ तो 2 इंटू t⁻1/2, और लास्ट में लगा हुआ है dt। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर है t⁻1 और यहाँ है t⁻1/2। अब दोनों का बेस इक्वल है, आप जानते हैं कि दोनों तरफ क्या है, t है। तो जब बेस इक्वल होता है यानी आधार समान होता है तो आधार हमारा वही उतार लिया जाता है, यानी इधर भी t इधर भी t, तो आंसर में भी t ही आएगा। अब क्या होगा, गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी जो ये पावर है ये ऐड हो जाएंगी। 1 में 1/2 ऐड हो जाएगी। मैंने आपको बताया था बेस वही रहेगा, और इसे हम ऐड कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, 2 1 = 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 2 था, यानी इस 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से होगा, 2 1 = 2, फिर इसको यहाँ जोड़ेंगे, 2 + 1 3 लिखा, और अपॉन में 2 था तो 2 नोट कर लिया। तो ये हो जाएगा t⁻3/2, यानी इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, t⁻3/2 आ जाएगी। -2 t⁻1/2 को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से है, और 2 और t में क्या है, बेस इक्वल नहीं है। एक क्या है, t है जो कि एक वेरिएबल है, जबकि 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शंस अगर आपस में जुड़े हों या फिर घटे हों, जैसे कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है या फिर यहाँ पर प्लस लगा हो। एक फंक्शन ये है t⁻3/2, दूसरा है 2t⁻1/2। दोनों जुड़े हो या घटे हों, अगर उनका हमको समाकलन करना हो या फिर अवकलन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, प्लस या माइनस जहाँ लगा हुआ है उससे दोनों फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करके दोनों का अलग अलग अवकलन या समाकलन जो भी आपको निकालना है उसको निकाल सकते हैं, और आखिरी में उनको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके लिख दिया जाएगा। यानी जो भी लगाओ, प्लस माइनस जो लिखा हो आंसर में वही लगा देंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, समाकलन लगाया
टी की पावर 3/2 लिखा और पीछे dt लगा देंगे क्योंकि हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। अब समाकलन करने के लिए चिन्ह लगाना ज़रूरी होता है, dt लगाना ज़रूरी होता है, तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। फिर मैं यहाँ पर लिख दूँ माइनस। अब हम जानते हैं कि जो हमारे 1 2 3 4 होते हैं इनका समाकलन नहीं होता, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या होती है, फिक्स है, ना इसको कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, तो 2 को हमने बाहर लिख लिया। और अब क्या है, टी की पावर 1/2 का समाकलन होगा, तो इसके पीछे भी dt लग जाएगा और आगे वाला चिन्ह लग जाएगा। अब इनका समाकलन करते हैं, तो t, क्योंकि t की पावर 3/2 है तो t तो बेस रहेगा ही रहेगा। फिर हम जानते हैं कि किसी चीज़ का समाकलन करने पर उसकी घात में 1 जुड़ जाता है और जितना उसकी पावर आती है उसी से भाग कर दिया जाता है। यानी 3/2 उसकी घात थी यानी पावर थी, उसमें 1 ऐड कर दिया और जितना यहाँ पर पावर में आया इसी से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। माइनस, फिर 2 का तो कुछ होना नहीं है तो 2 तो हमने ऐसे ही लिख लिया और इंटू यहाँ भी यही होगा, t क्योंकि बेस t है तो t ही रहेगा और उसके ऊपर पावर 1/2 है, उसमें 1 ऐड हो जाएगा और ये जो पावर है 1/2 + 1, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और लास्ट में c जोड़ना कंपलसरी होता है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर आप जानते हैं जैसे अभी हमने सॉल्व किया था 1 + 1/2, तो उसी तरीके अब हम इसे लिख सकते हैं 1 + 3/2। तो चाहे 3/2 + 1 लिखें चाहे 1 + 3/2 लिखें तो क्या होगा, 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन 2 1 = 2, 2 में 3 ऐड होगा 5 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो 2 की पावर 3/2 + 1 को ऐड करेंगे तो आएगा t की पावर 5/2 और अपॉन में भी क्या आएगा 5/2 माइनस 2 इंटू t की पावर 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 और अपॉन में भी आएगा 3/2 और प्लस में आएगा c। तो आप पहले इतना क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में आपको बाई 2 नहीं दिख रहा है, उसको आप नोट कर लीजिएगा अपने आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। फिर हम क्या करते हैं, साइड में इसको बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इसको बस हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो आप जल्दी से इतने का ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसे इरेज करते हैं और इसे इरेज करके यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर आया था t की पावर 5/2 और अपॉन में भी क्या आया था 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन में भी आया था 3/2 और लास्ट में आया था c। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर अपॉन में है तो इसको अगर हम यहाँ ऊपर लाएं तो ये इंटू में हो जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/5 t की पावर 5/2। यहाँ 5/2 है, जब यहाँ गुणे में आएगा तो 2/5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 2 गुणे, यहाँ 3/2 है तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, t की पावर 3/2 और प्लस में c। अब आप जानते हैं कि ये तो यही रहेगा 2/5 t की पावर 5/2 और माइनस ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 और लास्ट में प्लस c। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। तो बच्चों अब आप जानते हैं कि लास्ट में अब आपका एक टर्म बचा है जिसमें आपको क्या करना है, t को हटाना है। तो आप जानते हैं कि t की जगह आपने क्या माना था, x+2 माना था। t की जगह पर आपने मतलब x+2 को ही आपने t माना था, तो अब t की जगह पर हम क्या रखेंगे, x+2 रख देंगे। यानी ये जो आपका 2/5 इंटू टी आया है तो इसको आप 2/5 इंटू x+2 की पावर 5/2 लिखेंगे। तो लास्ट में आप t को हटा करके हर जगह पर x+2 को लिख लीजिएगा। हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस बताइए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ आपको कम लग रही है वो भी बताइए। उसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ऐड कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि जब भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। आपके लिए क्लासेस बनाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी सारा टाइम भी कंज्यूम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए
ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बहन भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। ये क्लासेस आपके लिए टोटली फ्री हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर रही हूँ। आप पीछे की क्लासेस जा कर के देखिए, मैंने जितना ऑनलाइन में पॉसिबल है मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है, हर चैप्टर को अच्छे से समझा है। मैं बिल्कुल उस तरह से आपको डेमो क्लास नहीं दे रही हूँ कि मैं कुछ क्लासेस डालूंगी, 2 4 10 वीडियोस डालूंगी, उसके बाद में बच्चों का एक बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं उन्हें बताऊंगी कि इतनी फीस है हमारी और फीस दीजिए, उसके बाद में आप क्लासेस में आइए, वहाँ अच्छे से क्लासेस चलेंगी, यहाँ पर केवल ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी क्लासेस आपको दे रही हूँ। जैसे कि चैप्टर है, हर एक्सरसाइज उसकी आपको दी जाएगी। हर एक्सरसाइज पर जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट हैं उनको बताया जाएगा, बेसिक्स को क्लियर किया जाएगा और उसके बाद में जरूरी जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैं मैक्सिमम बताऊंगी आपको। जैसा कि आपने देखा, हमने 4-5 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस किए जो एक तरह के थे, अब एक ही आपका नया क्वेश्चन आया। अब इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है उन्हें हम कल सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।